गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंडीशन एंड वारंटीज। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन एंड वारंटीज। ये भी हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के टॉपिक से ही है, कंडीशन एंड वारंटीज। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार की। अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कंडीशन और वारंटी से। मीनिंग कौन सी की बात कर रही हूँ मैं, पिछली 2 बार में हुआ पेपर जहाँ पर हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस नया सब्जेक्ट जुड़ा है, राइट। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ जून और दिसंबर में हुआ है, ठीक है। तो जून में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे और दिसंबर में 1 आया हुआ था, और दिसंबर में 2 और भी आए हुए थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। तो हम कह सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का। यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हुए थे और आगे भी संभावना है कि 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से समझो कंडीशन एंड वारंटीज वाले टॉपिक को। देखो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है और हमारा दिमाग चलता है कि क्या ये वारंटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी या कंडीशन की थी, ठीक है। तो हमें ध्यान में नहीं रहता और इस वजह से हम क्वेश्चन गलत कराते हैं। कंडीशन एंड वारंटी को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझाऊंगी, एग्जांपल बताऊंगी, और उससे आपको आज के बाद लर्न कर लेना है कि कंडीशन और वारंटी का कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जांपल याद रखना है और पक्का याद कर देना। देखो एग्जांपल की बात है कि अगर मेरे पास एक हॉर्स है और मैं हॉर्स को सेल करती हूँ, राइट। और जब मैं सेल कर रही हूँ तो मेरे पास कोई भी बायर आता है, मीनिंग आप ही आ गए मेरे पास, और मेरे पास आने के बाद मुझसे पूछते हो कि क्या आपके पास ऐसा हॉर्स है जो कि 40 किलोमीटर पर हार की रेट से भागता है। मीनिंग भागता है, समझ लो, भागता का मतलब कवर करता है एरिया, चलता है, उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर हार की है। क्या आपके पास ऐसा हॉर्स है? सामने वाले ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा हाँ मेरे पास ऐसा हॉर्स है जो 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलता है, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, अगर वो 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से नहीं चला तो वो केस हो जाएगा कंडीशन का। क्या केस हो जाएगा? कंडीशन का। क्योंकि यहाँ पर सामने वाली पार्टी ने मुझे स्पेशली कहा था, मीनिंग उसका जो मेन पर्पस था वो यही था, दैट इज स्पीड, और वो भी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ रहे हो, उसका मेन पर्पस था। तो जो कंडीशन है वो आपको मेन पर्पस की तरफ लेकर जाते हैं। जो वारंटी है वो क्या कहती है कि सामने से मेरे पास एक बायर आता है, मीनिंग आप आ जाते हो और मुझसे पूछते हो कि आपके पास हॉर्स है। मैंने कहा हाँ मेरे पास हॉर्स है और मेरे पास ऐसा हॉर्स है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसने वो नहीं पूछा मुझसे कि कितनी स्पीड से चलता है, उसने जस्ट मुझसे पूछा था कि आपके पास हॉर्स है। मैंने कहा हाँ, मैंने खुद ही डिस्क्राइब कर दिया, राइट। और उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं था, तो वहां पर वो केस हो जाएगा वारंटी का। और इनफैक्ट जो वारंटी होती है वो आपकी कोलेट्रल टू द मेन पर्पस होते हैं, ये हमारी मेन पर्पस की तरफ जाती है, वो कोलेट्रल। और वारंटी के केस में क्या होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका 40 किलोमीटर पर आवर घोड़ा नहीं दौड़ा तो वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। वारंटी में क्या कर सकते हैं? डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं ओनली। लेकिन यहाँ पर कंडीशन के केस में अगर वो दौड़ता नहीं है, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलता है, तो यहाँ पर उसका मेन मोटिव लेने का ये था, इसीलिए यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट सकता है। वो डैमेजेस के लिए तो क्लेम करेगा ही करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का भी अधिकार है बायर के पास। समझ में आई? तो कंडीशन और वारंटी का समझ में आ गया मीनिंग। अब अगर बात करें हम तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन गिवन है कंडीशन की, और वारंटी की गिवन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। क्या है कंडीशन की डेफिनेशन? क्या कंडीशन इज द मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वो जो दर्शाता है वो होती है आपकी कंडीशन।
और वारंटी क्या होती है? वारंटी इज कोलेटरल टू द ऑब्जेक्ट, कोलेटरल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर समझ में आया कि कंडीशन क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं। क्वेश्चन यहीं से आया हुआ था, ये आया हुआ था कि वारंटी और कंडीशन में मतलब वारंटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और नीचे एक ऑप्शन था कि कैन क्लेम ओनली फॉर डैमेजेस, राइट। तो अलग से ही दिख रहा था, अगर किसी को आता होता तो फटाफट 2 नंबर का क्वेश्चन ठीक हो जाता, राइट। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली फंडा था कि कंडीशन और वारंटी क्या है। सेक्शन 11 आपको हो गया होगा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में गिवन है आपकी कंडीशन, और सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में आपकी गिवन है वारंटी। और दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा, कंडीशन क्या बोलती है, वारंटी क्या बोलती है। वारंटी में केवल हम डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, कंडीशन में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकते हैं और डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हमारा है तो वो ये है कि किस टाइम पर आपकी जो कंडीशन है वो वारंटी बन जाती है। मीनिंग ऐसी 2 सिचुएशन हैं जहां पर कंडीशन जो है, कंडीशन बिकेम आपकी क्या बन जाती है, वारंटी बन जाती है। अब वो 2 सिचुएशन कौन सी हैं? सबसे पहली आती है कि वेवर ऑफ कंडीशन। इसके एग्जांपल से समझेंगे कि आपने कंडीशन को तोड़ दिया। अब कंडीशन क्या थी? मैंने ये कहा था सामने वाली पार्टी को, आई एम अ बायर, और मैंने सेलर को ये कहा था कि ये वाले गुड्स 15 अगस्त तक मेरे घर पर पहुंच जाने चाहिए, और मेरा आपके साथ यही कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वो नहीं पहुंचे तो मैं आगे उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। समझ रहे हो मैंने क्या कहा था कि कोई भी गुड्स, मान लीजिए मेरे मार्कर का स्टॉक था और मैंने कहा था कि 15 अगस्त तक मेरे पास पहुंच जाने चाहिए मार्कर, और उसके बाद मैं आपके गुड्स स्वीकार नहीं करूंगी। तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कब तक हुआ था? 15 अगस्त तक। तो वो एक तरीके की कंडीशन थी, मैंने कंडीशन लगाई थी, समझ रहे हो। लेकिन उन्होंने क्या करा, 15 अगस्त तक नहीं पहुंचा, और उन्होंने मुझसे पूछा 18 अगस्त को कि क्या हम अब सप्लाई कर सकते हैं आपका स्टॉक, क्या जो मार्केट का स्टॉक आपने मंगवाया था हम 18 अगस्त को आपको सप्लाई कर दे। मेरे को लगा कि मैं तो धमकी दे रही थी, वो धमकी तो काम चली नहीं, 15 अगस्त तक, 18 अगस्त तक आ जाएंगे वो क्या है, मेरे को तो काम करना था उस दिन तक, 3 दिन तक तो मैंने इस मार्कर से काम कर लिया, पर मुझे आगे चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बेच दो। यहाँ पर मैंने खुद अपनी कंडीशन को वेव किया है, तोड़ा है। अगर एक बायर खुद अपनी कंडीशन को वेव करता है, तोड़ता है, तो वो क्या बन जाती है, कंडीशन से वो क्या बन जाती है, वारंटी बन जाती है। समझ में आया? इसी तरीके से समझाऊंगा बात को, बिल्कुल समझ में आ गया ना। वेवर ऑफ कंडीशन की कंडीशन किस तरीके से वारंटी आपकी बनी है। सेकंड पॉइंट आता है आपका कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच of condition as breach of warranty। compulsory treatment of breach of condition as breach of warranty मीनिंग आपकी जो ब्रीच ऑफ कंडीशन, आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंडीशन आपकी टूट गई एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, और जैसे ही आपकी कंडीशन टूटी तो क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी आपकी वारंटी में। ठीक है, कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ मीनिंग अगर किसी ने कंपल्सरी मीनिंग कंडीशन को तोड़ा एक तरीके से, तो वो ऑटोमेटिक आपकी वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि कई बार क्या होता है कि आपने देखो कंडीशन कई बार आप एक्सप्रेस कर देते हो। देखो 2 टाइप के होते हैं आपकी, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है आपकी इम्प्लाइड। दोनों ही केस में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों ही केस में आपकी कंडीशन भी हो सकती है और आपकी वारंटी भी हो सकती है। ठीक है, आपकी कंडीशन भी एक्सप्रेस हो सकती है, आपकी वारंटी भी एक्सप्रेस हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस में तो आप सामने वाली पार्टी को एक्सप्रेस करके बता देते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा हॉर्स चाहिए, मुझे
ऐसी वॉच चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एक्सप्रेस कर देते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इम्प्लाइड, आप कुछ भी नहीं बोलते और फिर भी आप कुछ भी नहीं बोलते और फिर भी क्या हो जाता है, सामने वाली पार्टी को समझ जाना चाहिए कि ये बंदा ये चाहता है, मीनिंग इम्प्लाइड। जहां पर आप कुछ बोल भी नहीं रहे फिर भी आपकी इम्प्लाइड कंडीशन भी बन जाती है और फिर भी आपकी इम्प्लाइड वारंटी भी बन जाती है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं अब हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशन की, हम बात कर रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशंस की। तो सबसे पहला आता है आपका कंडीशन एज टू द टाइटल ऑफ गुड्स। देखो यहां पर मेरी बात सुनो, टाइटल ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या है? टाइटल ऑफ गुड्स का मीनिंग यहाँ पर रिलेट करता है आपकी ओनरशिप से। किससे रिलेट करता है? आपकी ओनरशिप से। दैट मीन्स, ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट था, या प्लॉट या कुछ भी लगा, प्लॉट ही लगा, ठीक है, और मुझे पता था कि उस प्लॉट के ऊपर मेरा खुद से ही क्लेम चला हुआ है, मेरा खुद का भी रहता नहीं है, मैंने किसी से लोन लिया था और वो उसके नाम पर चढ़ा हुआ है, राइट। और मैंने क्या सोचा कि कुछ चालाकी करती हूँ और इस प्लॉट को बेच देती हूँ, ठीक है, सामने वाली पार्टी भुगतेगी। तो मैंने मिस्टर ए को वो प्लॉट बेच दिया। अब मिस्टर ए को कुछ नहीं पता था, उसको लग रहा था उसने मेरे को पूरे रुपये दिए, उसके पास जो टाइटल गया उस गुड्स को रिलेटेड वो उसके पास बिल्कुल फेयर गया, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता था। अब जब मिस्टर ए ने वहां पर स्टार्ट किया घर बनाना, तो जिसका वो प्लॉट था, मान लीजिए मिस्टर सी का वो प्लॉट था, वो उसके पास पहुंच जाता है। वो कहता है तेरी हिम्मत क्या हुई मेरे प्लॉट में घर बनाने की? मैंने कहा क्यों? मैंने नहीं, मिस्टर ए ने कहा क्यों, मैंने तो इसको लिया हुआ है, रुपए देकर लिया है, मेरी हिम्मत नहीं होगी तो क्या आपकी होगी हिम्मत? अब यहाँ पर मिस्टर सी पता है क्या कहता है? मिस्टर सी सीधा कोर्ट में जाता है और मेरे अगेंस्ट फाइल दर्ज कर देता है। यहाँ पर कौन फंसी? मैं फंसी। लेकिन क्या मिस्टर ए को पता था? नहीं ना। तो यहाँ पर मिस्टर ए को मेरे को डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे, रेपुडिएट भी करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंडीशन एज अ टाइटल ऑफ गुड्स। यहाँ पर मिस्टर ए ने मुझसे पूछा नहीं था कि क्या आप जो गुड्स का टाइटल मुझे दे रहे हो वो बिल्कुल फेयर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो या फ्रॉड वाला दे रहे हो, उसने मुझसे पूछा नहीं था। फिर भी ये कौन सी कंडीशन है? आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है? देखो कई बार जो सेलर होता है ना, वो आपको माल दिखाता है और वो डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक गुड्स हो सकता है और उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो उस केस में आप क्या समझते हो? आप बायर जो होते हो वो ये समझ जाता है कि जो डिस्क्राइब कर रहा है अंदर सामान डिब्बे में भी वही निकलेगा। लेकिन जब अगर आप घर पर जाकर सामान देखते हो और वो डिस्क्राइब किया हुआ सामान अगर सेम नहीं मिलता है, तो यू हैव टू ऑप्शन टू, क्या करने का आपके पास ऑप्शन है कि आपकी इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी और आप चाहो तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो और आप चाहो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकते हो। समझ में आई बात? तो सेकंड पॉइंट था सेल बाय डिस्क्रिप्शन। थर्ड पॉइंट आता है आपका क्वालिटी एंड फिटनेस। इसका मीनिंग क्या है? क्वालिटी एंड फिटनेस का मीनिंग क्या है? देखो ध्यान से सुनिए। क्वालिटी और फिटनेस का मीनिंग ये है कि कई बार जो क्वालिटी आप दिखा रहे हो वही होनी चाहिए लेकिन एक्चुअल में वो नहीं मिलती। फिटनेस मीनिंग, अगर मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कोई भी वाटर बॉटल का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वाटर बॉटल हमने परचेज करनी थी, हम सेलर के पास गए, उन्होंने हमसे दे दी। वाटर बॉटल के अंदर से कुछ ऐसी चीज थी कि जैसे ही हमने उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से हमने गर्म पानी डाला तो अंदर से वो पिघल कर उसके अंदर ऐसे केमिकल्स चले गए कि जब हमने पिया तो हम बिल्कुल अच्छे से अंदर से इतने सिक हो गए, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल भी था किसी का, एक केस भी था कि वहां पर उसने ऐसे ही वाटर बॉटल खरीद ली और वहां पर जब उसने उसके अंदर गर्म पानी डाला तो उसकी वाइफ इतनी ज्यादा अंदर से वो हो गई, मतलब मीनिंग बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो वहां पर उसकी डेथ भी हो गई। तो यहाँ पर क्या वो इस वजह से लेकर गया था?
नहीं, लेकिन क्या पता सेलर को तो पता होगा ना, वो तो सोच रहा था कि कोई नहीं, डिफेक्टेड माल है मैं निकाल दूं। लेकिन ये क्या कौन सी है, इम्प्लाइड कंडीशन, और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट और जितने भी डैमेजेस हुए हैं उनके लिए क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे हो गए। 4th पॉइंट आता है कंडीशन as to mercantilities of goods। देखो, जो मर्केंटेबिलिटी जहां पर आ जाए वहां पर आपका बाइंग एंड सेलिंग की बात आ गई। ठीक है, मर्केंटेबिलिटी ऑफ गुड्स की यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपके गुड्स ट्रेडेबल इन नेचर के थे, एक तरीके से बाय एंड सेल हो रहे थे, यहाँ पर बात आ रही है मर्केंटेबिलिटी की, और उसका मीनिंग होता है बाय एंड सेल हो रहे थे। तो हमें भी लग रहा था कि गुड्स सही होंगे, लेकिन उनके अंदर कोई हिडन डिफेक्ट अगर मिल जाता है तो उस केस में भी उसको क्या बोला जाता है, इम्प्लाइड कंडीशन बोल दिया जाता है। समझ में आई? उसके बाद 5th पॉइंट आता है कि कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। ये तो आपका डिस्क्रिप्शन की तरह डिस्क्राइब किया था, ऐसे ही आपको कुछ सैंपल दिखा दिया, आपने सैंपल देकर हाँ बोल दी और जाकर पता चला, घर पर जाकर आपने डिब्बा खोला तो पता चला कि वो तो ऐसा है ही नहीं सैंपल जैसा। तो ऐसे केस में भी क्या कौन सी होगी, आपकी इम्प्लाइड कंडीशन होगी। लास्ट पॉइंट आता है 6th पॉइंट, दैट इज कंडीशन as to wholesomeness। होलसम कंडीशन एज टू होलसमनेस। यहाँ पर होलसमनेस का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जब आप मीनिंग आप किसी वजह से आप विश्वास कर लेते हो कि ये वाला जो गुड्स है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मान लीजिए हम क्या होलसमनेस की वजह से हम ले सकते हैं कि आपने एक मिल्क की बोतल ली, वो मिल्क की बोतल में कुछ ऐसा केमिकल्स था, लेकिन आपने तो आप उसको चेक तो नहीं कर रहे, आप घर पर जाके चेक करोगे, आपने तो डायरेक्ट ले ली। ठीक है, तो जब आपने वो मिल्क पिया तो आपके अंदर कुछ केमिकल अंदर चला गया, और जिसकी वजह से, और जो वो होलसमनेस, और वहां पर सेलर को पता था कि ये डेट वगैरह जा चुकी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी वजह थी तो सेलर को पता था। तो इस केस में क्या हो सकता है, वो इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी और यहाँ पर केस दर्ज हो सकता है, और आपके डैमेजेस के तो आप क्लेम कर ही सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकते हो। तो ये तो आपकी थी कि जो इम्प्लाइड कंडीशन। अब हम बात करेंगे इम्प्लाइड वारंटी। इसके तो 3 ही पॉइंट है इम्प्लाइड वारंटी के, तो फटाफट कर लेते हैं इम्प्लाइड वारंटी, ज्यादा तो नहीं हो गया, कोई नहीं, फटाफट करो, अभी थोड़ा ही टाइम है एग्जाम आने का। यस, इम्प्लाइड वारंटी। सबसे पहले इम्प्लाइड वारंटी के अंदर सबसे पहले आता है आपका फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और एनकम्ब्रांसेस। देखो, ये कह रहा है यहाँ पर कि जो गुड्स आप सामने वाली पार्टी को बेच रहे हो उसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्ज यहाँ पर उसी तरीके से हो सकता है कि जहां पर चार्ज का मीनिंग क्या है कि उस पर सिर्फ आपका अधिकार हो, अगर उस पर आपका अधिकार नहीं और फिर भी आप ऐसे गुड्स को बेचते हो तो वो केस हो जाएगा आपका इम्प्लाइड वारंटी का, और यहाँ पर जो बायर है वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन। कई बार आप जो पोजेशन मीनिंग जो आप गुड्स खरीद लेते हो, अपने पास सामान को ले लेते हो, वो आप क्वाइट मीनिंग चुपचाप रहकर शांतिपूर्वक खरीदते हो, लेकिन जब आप घर पर जाकर देखते हो तो उसका कुछ अलग ही रूप आपको मिलता है। ऐसे केस में आपकी यहाँ पर वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी वाला केस अप्लाई हो जाता है और आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वारंटी as a specific care। वारंटी एज अ स्पेसिफिक केयर, यहाँ पर क्या था, आपको पता था कि जो सामान आप बेच रहे हो उसके लिए उसकी केयर करना जरूरी है। मीनिंग अगर आपने कोई स्प्रे आप बेच रहे हो
ठीक है, आप बेच रहे हो, आप सामने वाली पार्टी को दे देते हो, लो ये स्प्रे लो, ठीक है, लेकिन सामने वाली पार्टी को आपने नहीं बताया कि ये कितना ज्यादा हार्मफुल है। और सामने वाली पार्टी ने क्या करा, जो बायर था उसने क्या करा, उस डिब्बी को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे यूं खोला, तो उसकी आईज में वो सारा का सारा अंदर जो था केमिकल वो एकदम से आईज में चला गया और उसकी आईज डैमेज हो गई। यहाँ पर सेलर को पता था कि वो कितना हार्मफुल है, फिर भी सेलर ने आपको नहीं बताया और आपकी उसकी वजह से आंखें चली गई। और आप समझो आंखें चली गई तो क्या चला गया, ठीक है। ऐसे केस में वो वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी का केस होगा और यहाँ पर आपको डैमेजेस मिलेंगे और जेल वगैरह जाएगा, वो तो दूसरी बात, ठीक है। तो ये था हमारा इम्प्लाइड वारंटी का। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज कैविट एम्प्टर। फटाफट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले वाली बार में भी आ रखा और पहले भी आ रखा, ठीक है। पहली बार में, इससे पहले वाले जब जून वाला पेपर हुआ था तब 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक तो ऐसे मैच करने वाले में आया हुआ था कैविट एम्प्टर इज रिलेटेड टू, और एक कैविट एम्प्टर की डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो फटाफट करो कैविट एम्प्टर को, फटाफट करने के बाद फिर मजा करेंगे, ठीक है, फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैविट एम्प्टर, कैविट एम्प्टर का मीनिंग होता है कि लेट द बायर बी अवेयर। कैविट एम्प्टर का मीनिंग क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर, मीनिंग जो बायर है उसके पास अधिकार है कि वो उन गुड्स को अच्छे से एग्जामिन कर ले और अगर उसको डिफॉल्ट लगता है तो वो ना खरीदे, बट फिर भी उसकी केयरलेस की वजह से वो नहीं अच्छे से चेक करता और फिर घर पर जाकर उसको डिफॉल्ट मिलता है, तो यहाँ पर सेलर आपका लायबल नहीं होगा, बायर खुद लायबल होगा, क्योंकि लेट द बायर बी अवेयर, बायर को अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। ये बोलता है हमारा कैविट एम्प्टर। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ टाइप्स है, ऐसी कुछ चीजें हैं कि अगर वो केस होता है तो उसमें कैविट एम्प्टर लागू नहीं होता, उसमें सेलर को बताना पड़ेगा। कौन सा, नंबर 1, ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर था। सबसे पहले, वेयर द बायर rely on the skill and judgment of the seller। जहां पर बायर रिलाई कर लेता है कि सेलर की जजमेंट और स्किल पर, ठीक है, तो ऐसे केस में जब बायर ने कुछ सोच के उस पर विश्वास किया होगा, उसके जजमेंट और उसकी स्किल पर, और फिर भी अगर सेलर धोखाधड़ी करता है तो ऐसे केस में कैविट एम्प्टर उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड केस है फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मैंने वाटर कूलर इसलिए खरीदा था ताकि पानी को ठंडा कर सकूं, और जब मैंने घर पर जाकर उसमें पानी डालकर देखा तो वो पानी को ठंडा ही नहीं कर रहा। तो फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मीनिंग जो मेरा पर्टिकुलर पर्पस था उसके लिए अगर कोई सामान फिट नहीं है तो वो भी हमारा कैविट एम्प्टर के अंदर नहीं आएगा। समझ में आ गए 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। फटाफट एक बार लिख लो। और फोर्थ पॉइंट है सेल बाय फ्रॉड, और फिफ्थ है लेटेंट डिफेक्ट। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मीनिंग ये है कि डिस्क्राइब कर कर आप बेच रहे हो सामान को और घर पर जाकर हम डिब्बा को खोल कर देखते हैं तो वो वैसा नहीं मिलता, तो ऐसे केस में भी वो कैविट एम्प्टर लागू नहीं होगा। सेल बाय फ्रॉड, डॉक्टर को नहीं सेलर को पता है कि मैं फ्रॉड करने जा रहा हूँ, कुछ सामान ठीक, नीचे सामान खराब डाल दिया, ऊपर ठीक ठीक डाल दिया, मैंने देखा बिल्कुल सही, अब मैं पूरा डिब्बा थोड़ी ना ऐसे करके देखूंगी कि अंदर क्या है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेल बाय फ्रॉड, वो कौन सा केस आ जाएगा कि फ्रॉड किया है तो इस वजह से सेलर लायबल होगा, बायर लायबल नहीं होगा। लेटेंट डिफेक्ट, कुछ ऐसा छिपा हुआ डिफेक्ट था जो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा उसको खरीदते वक्त, राइट, मैंने तो अच्छे से चेक किया लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब एक्चुअल में उसको यूज करने लगी तब पता चला वो लेटेंट डिफेक्ट। तो ऐसे केस में भी कैविट एम्प्टर का लागू नहीं होता। तो आज का टॉपिक हमारा कंडीशन एंड वारंटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। बाय बाय, टेक केयर।